चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे उसका पार्ट 2। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इंडिकेटर्स जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसमें अभी तक क्या हो रहा था कि इन दोनों इंडिकेटर्स के अंदर कलर का चेंजेस हो रहा था। क्या चेंज हो रहा था पता नहीं, इसको क्या हो गया, कलर चेंजेस हो रहे थे ना। आपने देखा होगा कि जैसे एग्जांपल के लिए कि लिटमस पेपर जो था, अगर आपने उसमें देखा था कि उसमें दो तरह के पेपर थे, एक था रेड कलर का, एक था ब्लू कलर का। और ये दोनों लिटमस पेपर जब अलग अलग के साथ रिएक्शन होता है, एसिड के साथ होता है तो अलग रिएक्शंस होते हैं, और बेस के साथ होता है तो अलग रिएक्शन होती है। और जब इनको कलर जो लिटमस पेपर है जब उनको डिप किया जाता है एसिड या बेस के अंदर तो इनके कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इन दोनों के अंदर यही हो रहा था। इसमें मिथाइल ऑरेंज था और एक फिनोफ्थलीन था। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही थी, इन सब के अंदर कलर्स का क्या हो रहा था, चेंजेस हो रहा था। अब इन इंडिकेटर में एक इंडिकेटर और अजीब सा भी है, ठीक है, जिसके अंदर स्मेल चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है, स्मेल। और जिसमें स्मेल चेंज हो जाती है उस इंडिकेटर का नाम बन जाता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या नाम पड़ जाता है उसका, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। याद रखिएगा, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। आपसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ ओल फैक्ट्री इंडिकेटर तो आप बोलेंगे जिसमें स्मेल चेंज हो जाती है। स्मेल का दूसरा नाम केमिस्ट्री की भाषा में उसको ऑर्डर भी बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। याद रखिए कि ये ऑर्डर वाला नहीं है, वकीलों वाला, ये ऑर्डर है। ऑर्डर के अंदर क्या मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। उसकी स्मेल, खुशबू चेंज हो जाती है। और जिस इंडिकेटर के अंदर कलर की बजाय उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, खुशबू चेंज हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, और ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। समझ आ गई मेरी बात। चलिए अब इनके ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप आराम से देख के लिख लो। देखो, देयर आर सम substances whose order changes in acidic or basic medium। ठीक है, जब हम उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको उनके एसिड के अंदर डालें या बेसिक में डालें तो उनकी क्या चेंज हो जाती है, हुज ऑर्डर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। क्लियर। अब इनके कुछ एग्जाम्पल भी देख लो। बस सर कुछ एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल सुन लो। पहला एग्जाम्पल इसका बड़ा फेमस है, उसका नाम है वनीला। आइसक्रीम खाइए वनीला की एक आइसक्रीम आती है, और जो उस आइसक्रीम के अंदर एक अलग तरह की खुशबू आती है। ये वनीला एक चीज़ होती है जिसकी स्मेल जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अगर आप उसको एसिड में या बेस में डालोगे तो। इसी तरीके से घर में एक बहुत फेमस चीज़ है जो हर सब्ज़ी बनाती है, ओ से शुरू होता है, उसका नाम क्या है, ओनियन। अगर आप प्याज खाते हो ना, प्याज को भी किसी एसिड में डाल दो या बेस में डाल दो तो थोड़े टाइम के बाद उनका क्या हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। या तो उसमें से खुशबू आना बंद हो जाती है या स्मेल चेंज हो जाती है। स्मेल अगर चेंज हो रही है, सीधी सिंपल सी बात है, उसमें से कोई एसिड है या कोई बेस होगा। इसी तरीके से एक और है जो आपके इसमें एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, उसका नाम है क्लोव। क्लोव का मतलब होता है लौंग। घर में होता है ना लौंग, काली मिर्च वगैरह जो भी आप जनरली जुकाम खांसी में लेते हैं, ठीक है, वो क्लोव कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, CLOV, क्लोव। तो ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपना क्या कर देते हैं, एसिड या बेस में डालने पर उनके स्मेल चेंज हो जाती है। अगर स्मेल चेंज है तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, ओल फैक्ट्री है। क्लियर। इन इंडिकेटर्स को क्या बोलेंगे, जिसमें स्मेल चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब मैं कुछ आपको बहुत छोटी छोटी और बारीक चीज़ें बताऊँगा, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से आपकी असली चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
किसके बारे में बात करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट एसिड है, बेस है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने जितनी भी पढ़े इंडिकेटर्स वगैरह पढ़ लिया। अब हम लोग सीधे शुरुआत करेंगे जहाँ से हमारी असली चैप्टर की शुरुआत हो रही है, एसिड और बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के नाम याद कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 90% है कि ये एसिड के नाम और बेस के नाम जो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये पूरे चैप्टर में बार बार घूम के आएंगे और फिर आप लोग बोलेंगे पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट अलग अलग नाम मेरे सामने आ रहे हैं। तो मैं उनके सीधे केमिकल फॉर्मूले लिखूँगा और आपको नाम बोल के बताऊँगा यहाँ पर, है ना। चलिए देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज़ है एसिड। एसिड के अंदर बहुत फेमस आती है, एक का नाम है HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और फेमस आती है जिसको एसिड का राजा कहते हैं, H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ ऑल एसिड। याद रखिएगा, H2SO4 को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ ऑल एसिड। ठीक है, ये सब का राजा है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। कोई डाउट? अच्छा, एक और बार बार नाम सुनने को आपको मिलेगा, नाइट्रिक एसिड, HNO3 इसका फॉर्मूला, HNO3, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। एक और फेमस आती है जिसका हम लोग, बहुत हल्की फुल्की है ये, पर ज़्यादातर कंपाउंड के अंदर इसको जोड़ा जाता है, इसका नाम है CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एसिटिक एसिड। क्लियर? तो ये कुछ मोटी मोटी हैं, 3-4 हैं, आप ज़्यादा आगे और भी आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल आप 4 तो पक्का रट लीजिए। एक का नाम है HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। ये फिक्स है, 99% ये बार बार रिपीट आएगी। अच्छा, इसी तरीके से कुछ 4-5 बेस के नाम याद कर लेते हैं। देखो, इसका सबसे फेमस है, उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH किसी के पीछे लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई डाउट? इसके बाद इसी तरीके सोडियम की जगह पर आ सकता है पोटेशियम, KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताओ, कोई डाउट? अच्छा, इसके बाद और आ जाता है फेमस, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? Ca का मतलब कैल्शियम, इसका नाम पड़ जाएगा कैल्शियम, OH का मतलब होता है सेम, हाइड्रोक्साइड। अच्छा, उसके बाद आ जाता है MgOH2। MgOH2 का मतलब क्या होता है? Mg लगा दो यानी मैग्नीशियम, नाम सुना ही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद एक फेमस और आ जाता है NH4OH। NH4 का मतलब होता है अमोनिया, तो ये हो जाता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेस हैं, ज़्यादातर आपको ये 1, 2 और 3 मिलेंगे, ऊपर के 3 ज़्यादातर आपको मिलेंगे, बाकी 2 तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो इनमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही है। अगर आप इन सारे फार्मूलों में देखें, जैसे इस फार्मूले में देखें एसिड के अंदर, तो देखो हर एक में H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। तो एसिड के अंदर क्या होता है, जब कभी भी एसिड किसी पानी के अंदर घुलता है तो ये जो H होता है ना, ये सबसे पहले टूट के अलग हो जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए ये एक लिक्विड इसमें भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर जैसे ही आप एसिड डालेंगे, वैसे तो बहुत धीरे धीरे, मैं बताऊंगा बाद में कि एसिड को डालने का तरीका क्या होता है, पानी में घोलने का तरीका सीधा नहीं है कि पानी के अंदर एकदम से एसिड मिला दोगे, जल जाओगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, आगे मैं इस चैप्टर के अंदर आगे बताऊंगा कि एसिड को पानी में कैसे घोला जाता है। अभी सिंपल ये ध्यान रख लो कि जब इसको एसिड को पानी में घोला जाएगा तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कंपाउंड, मान लीजिए HCl घुसा इसके अंदर, पानी के अंदर क्या घोल दिया मैंने, HCl, तो ये H जो होता है ना सबसे पहले टूट के अलग हो जाता है। ये H क्या हो जाएगा, इसके अंदर अलग अलग घूमना शुरू हो जाएगा। ये जो H होता है ना, ये जब टूटता है तो ये प्लस का चार्ज बन जाता है, इसके ऊपर कैसा चार्ज लगता है, प्लस। अभी याद रखिए इसके अंदर 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। तो ये जैसे ही अंदर जाके टूटेगा तो ये क्या हो जाता है, इनके ऊपर एक चार्ज जनरेट हो जाता है। देखो चार्ज हमेशा प्लस या माइनस होता है, अगर H पे प्लस बन रहा है तो इसके ऊपर क्या बनेगा, माइनस। तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही एसिड जब पानी में घुलता है तो उसके ऊपर कैसा H प्लस चार्ज हो जाता है। जब किसी एटम के ऊपर चार्ज होता है, तो जब किसी एटम के ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। फिर उसको एटम नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं,
आयंस बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, किसी भी एटम के ऊपर जब चार्ज जनरेट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। इसका मतलब है एसिड जो होता है वो कैसा आयंस हमेशा प्रोड्यूस करेगा पानी के अंदर, जब पानी के अंदर घुलेगा तो एसिड कैसा प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन। ये रट लीजिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई आपसे पूछे कि एसिड जब पानी में घुलता है तो कैसा आयन जनरेट करता है, H+ जनरेट करता है। अच्छा, इसी तरीके से बेस के अंदर आप देखो तो सब के अंदर OH चिपके हुए, ये देखो OH 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 OH। इसका क्या मतलब है कि बेस जब पानी में घुलेगा, जब बेस किस में घुसेगा, पानी के अंदर जाकर घुलेगा तो वो किस में टूटेगा, वो OH में टूटता है, ठीक है। और इस OH एक साथ होता है, ये हाइड्रो ऑक्साइड एक साथ होता है, इसलिए इन पूरे के ऊपर जो जनरेट होगा, जो चार्ज जनरेट होता है वो माइनस होता है। तो ये भी क्या है, ये पूरा एक क्या है, आयन है, ये पूरा एक आयन है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले बेस जब पानी के अंदर घुलता है तो कैसा आयन जनरेट करता है, तो आप बोलेंगे OH-। क्लियर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसिड, अगर आप सारे एसिडों के नाम देखो तो उनके अंदर ज़्यादातर H होते हैं। तो एसिड जो होता है वो हमेशा H+ आयन जनरेट करता है और बेस जो होता है वो हमेशा OH- जनरेट करता है। क्लियर। ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई। अगर ये नहीं आई तो आप वीडियो को रिकॉल करके वापस चेक करेंगे। ओके, अब आ जाओ आगे। ओके बेटा, अब देखो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, इन सारी चीज़ों के बेस पर मैं एसिड और बेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने लिख रहा हूँ। कुछ यानी सिंपल भाषा में कह दो, एसिड और बेस के मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंस लिख रहा हूँ। एक है एसिड और एक है बेस, इसके डिफरेंस कह लो या जनरल प्रॉपर्टीज़ कह लो। इनको हम क्या बोलते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल प्रॉपर्टीज़। मतलब अमूमन हर एसिड के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको दिखेगी और हर बेस के अंदर आपको क्या दिखेगी, ये जनरल प्रॉपर्टी दिखेगी, जनरल प्रॉपर्टीज़। देखो, सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि एसिड जहाँ पर भी है वो कैसे होते हैं टेस्ट में, सोर इन टेस्ट। कैसे टेस्ट होते हैं, सोर इन टेस्ट। नंबर एक बात क्लियर। अच्छा, एसिड जो भी होंगे वो कैसा लिटमस पेपर, किस लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था A फॉर एसिड। एसिड जो होता है वो टर्न करता है, लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देता है, एसिड। A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, B फॉर ब्लू। ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। नंबर तीन ये जो चीज़ होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एसिड कैसे आयंस प्रदीप करते हैं, एसिड जो होते हैं ये आयंस जनरेट करते हैं H+ आयंस। कैसे जनरेट करते हैं, H+ आयंस करते हैं। इसी तरीके से बेस में कुछ है, तो आपको पता है बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। कोई डाउट यहाँ तक। दूसरी चीज़, अब जाहिर सी बात है ये ब्लू में रेड में करता है, तो जो बेस होते हैं वो लिटमस पेपर को, कौन से लिटमस पेपर को चेंज करेगा, वो रेड कलर के लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, ब्लू में। कैसे चेंज करेगा, ब्लू के अंदर। नंबर 3, अभी मैंने बताया था कैसे आयंस जनरेट करते हैं, ये आयंस जनरेट करते हैं OH-। बेस जो होते हैं जनरेट करते हैं। अभी आगे मैं एक स्केल बताऊंगा, एसिड और बेस को उनकी ताकत के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर नापा जाता है। तो इस H के ऊपर ही नापते हैं हम लोग। एक स्केल होती है जिसको हम pH स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, pH। तो अगर आप बोलेंगे pH की वैल्यू जो होती है ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। pH की वैल्यू ऐसे एक स्केल होती है जिसके ऊपर 1 से लेकर 14 तक गिनती लिखी होती है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक लिखी होती है, 14 तक। तो इसका बीचों बीच सेंटर कितना होगा, 7। आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर। तो ये समझ लो एसिड की जो भी नाप होती है ना, वो कभी 7 से ऊपर नहीं जाती, 7 भी नहीं आती। 7 से नीचे जो भी नाप होता है ये किसका होता है, एसिड का। और 7 से ऊपर वाला जो भी होता है वो किसका, बेस। बड़े सिंपल सी बात है, पहले आता है A फिर आता है B। A फॉर एसिड, एसिड जो होता है वो 7 तक, और B फॉर बेस मतलब 7 से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, बेस। कोई डाउट। अगर 7 से ऊपर कोई भी है, 7 से ऊपर किसी की भी, मान लो तुमने एक एग्जांपल के लिए नमक खाया और नमक का आ गया तुम्हारे एक एग्जांपल के लिए कि 7.4, तो 7 से ऊपर है तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। मतलब हम उसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे, बेस की। वो आगे पढ़ेंगे वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। अभी बस ये समझ लो कि 7 से ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। अभी बस ये समझ लो कि 7 से ऊपर जो होता है उसको बेस बोलते हैं और 7 से नीचे जो होता है उसको एसिड बोलते हैं। तो इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 7। कोई डाउट तो नहीं है, pH वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 7। इसकी जो pH वैल्यू होती है बेस की, वो कैसी होती है, मोर देन 7। क्लियर। तो अभी मोटा मोटा आपको एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। कोई आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ पूछे तो आप बता सकते हैं इसके बारे में। अब हम लोग आगे शुरू करेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इनको कई बार हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो आप आँखों से देख सकते हो बड़े आराम से, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे अब टेस्टपन है तो आप बड़े जीभ से अपने स्वाद लेके ये बता सकते हो, कलर चेंज हो रहा है देख सकते हो, जो हाइड्रोजन उसमें चेंज हो रहा है, जो H+ आयंस वगैरह कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उसमें हम लोग करंट पास करके पता कर सकते हैं, बल्ब वगैरह जला के चेक कर सकते हैं। pH वैल्यू हम स्केल पे नाप कर सकते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो आप आँखों से या अपने जीभ से टच करके या महसूस करके बता सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब